बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 दिसंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने कोयटा से रखते हैं, जहां पर कोयटा के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम साहब ने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है और कुछ अनमोल अल्फाज अदा किए हैं, उनसे तबादला ख्याल किया है और हमने सोचा कि क्यों ना उन अल्फाज को आपसे भी शेयर किया जाए। हम आपको लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम साहब के वो अल्फाज सुनवाएंगे भी और उसके ऊपर तज्जिया भी देंगे। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया और उसके अंदर बहुत ही उम्दा बातें की हैं। आजकल आपने देखा है कि एक नया रवाज चल पड़ा है, आपको डीजी आईएसपीआर जो हैं वो भी स्टूडेंट्स के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अब लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम कोर कमांडर कोयटा वो भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस खबर को देने के बाद आपको ये भी बताएंगे कि ये यकायक क्या तब्दीली है, क्यों हम स्टूडेंट्स के साथ इतनी इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसमें से हम निकालना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कोयटा, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम जो कोर कमांडर कोयटा हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए ये कहा है कि मैं हूं तो यूनिफॉर्म में, मेरा काम तो लड़ना है, लेकिन मैं पिछले 7 साल से लड़ाई वाले इलाकों के अंदर डायरेक्टली सर्व कर रहा हूं, इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मामलात गोली से हल नहीं होते, बातचीत से हल होते हैं। बहुत ही उम्दा बात कही उन्होंने और उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शायद ये वो डी चौक के अंदर जो मासूम मुजाहरीन हैं ये ऑफ़र वो उनको दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ गलत है। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम साहब जो कोर कमांडर कोयटा हैं वो ये ऑफ़र बलूचिस्तान के अंदर जो बंदूक से बंदूक का मुकाबला हो रहा है वहाँ पर ये ऑफ़र दे रहे हैं, जहाँ पर लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं मान रहे, जो लोग पाकिस्तान के जवानों को शहीद कर रहे हैं, पाकिस्तान के अफसरों को शहीद कर रहे हैं, पाकिस्तानियत को ही नहीं मानते और बंदूक से बंदूक का मुकाबला कर रहे हैं। और हम वक्त इस चीज़ में कोशा हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के जवानों की जान ले सकें, उनको हम मुज़ाकरात ऑफ़र कर रहे हैं। और ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए नहीं है, पिछले काफ़ी अरसे से हम ये मुज़ाकरात की ऑफ़र जो है वो सुन रहे हैं। लेकिन ये ऑफ़र डी चौक में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम और पाकिस्तान के ऐसे शहरी जो कौमी तराना सुनते हैं, जो अपनी अफवाज की जान लेना तो बहुत दूर की बात, उसकी सोच भी कभी दिमाग में नहीं रखते, बल्कि डी चौक में पहुंचने पर उनके साथ सेल्फीज ले रहे थे, उनको जफ्फियां डाल रहे थे, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये ऑफ़र उनके लिए नहीं है। और अब तो मोहित पीरजादा साहब ने जो खबर ब्रेक की है कि 111 ब्रिगेड के एक ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे सहाफ़ी उनका नाम ले रहे हैं, इस्लामाबाद से, गालिबन असद नाम है उनका, अभी हम काम कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे एक तस्वीर भी भेजी है। गैर ज़िम्मेदारी होगी, सनसनी होगी अगर वो तस्वीर आपके सामने रख दें बग़ैर अथेंटिकेट किए कि ये तस्वीर उन्हीं की आई या वही थे वहाँ पर। बहरहाल जो खबर मोहित पीरजादा साहब ने और दूसरे सहाफ़ी बता रहे हैं कि 111 ब्रिगेड के जो ब्रिगेडियर साहब हैं उन्होंने वहाँ पर ख़ुद अपने हाथों से ऑपरेशन किया, हाथों से गालिबन गोलियाँ भी चलाईं और वहाँ खड़े थे फ्रंट लाइन के ऊपर। और ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है, ये डी चौक में खड़े या कहीं पे भी खड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी सियासी पार्टी है, उसके लिए हमारे पास ये ऑफ़र मौजूद नहीं है। ये ऑफ़र और ये सेंस तभी प्रवेल करती है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जब बंदूक का मुकाबला निहत्ते लोगों से होता है तो फिर सेंस प्रवेल नहीं करती, फिर ताकत की ज़ुबान बोलती है, हैवानियत की ज़ुबान बोलती है और फिर सरों में गोली उतार दी जाती है। लेकिन जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से हो तो फिर मंजूर पश्तीन के साथ बैठ के भी हम बात करते हैं और फिर हम बलूचिस्तान के अंदर भी मुज़ाकरात की जो है वो ऑफ़र देते हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको सुनवाते हैं। एक तो लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम साहब ने ये कहा है, उसके साथ उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में अपनी राय का इजहार करना सबका आइनी हक है, लेकिन आइन में रियासत मुखालिफ बयानिए की, उन्होंने आइन के आर्टिकल शायद 13 का हवाला दिया, उसकी इजाज़त नहीं है। जो कोई ये करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्या कहा इन दोनों बातों के ऊपर, ये ज़रा सुनिए।
आई वेयर अ यूनिफॉर्म, मैं एक फौजी हूँ। वक्त ने भी मुझे मजीद ये सिखाया है कि मसाइल का हल बातचीत में है, गोली से मसले का हल नहीं निकलता है। मैं और वो सारे लोग जो कमांड पोजीशन पे, हमारा ज्यादा फोकस है वो डायलॉग के ऊपर है। जो एंटी स्टेट नैरेटिव है वो आईने पाकिस्तान की शेक नंबर 13 और 16 के हिसाब से, तो उसको बंद करना जो है पाकिस्तान के आइन के हिसाब से ठीक है। मैं और आप एक्सपीरियंस करें कि इंटरनेट कुछ स्लो हुआ है, सो स्टेट आस्ता आस्ता इट इज रियलाइजिंग कि अपने फिजिकल बॉर्डर्स को भी हमने दुरुस्त करना है, अपने डिजिटल बॉर्डर्स को भी दुरुस्त करना है। आपने सुन लिया, वो ये कहते हैं कि ये ऑफ़र जो है, ये आइन का आर्टिकल 13 कहता है कि आप नहीं कर सकते, तो अब हमने इंटरनेट स्लो कर दिया है। इदारों ने, उन्होंने कहा कि स्लो कर दिया है। ज़ाहिर है उनका जो इशारा है वो हफीज़ की तरफ है, जो पीटीए के चेयरमैन है, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, वन एंड ओनली। और ज़ाहिर है वो भी आर्मी चीफ साहब के अहकामात के बगैर तो ये काम नहीं कर सकते। तो अब पाकिस्तान के एक कोर कमांडर जो हैं वो स्टूडेंट्स के सामने ये बात मान रहे हैं कि हमने इंटरनेट स्लो किया है क्योंकि डिजिटल सरहदों की भी हमने हिफाजत करनी है। ये बात तो हो गई, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आइन है आर्टिकल 13, ये हमें तब याद आता है जब हमें लगता है रियासत मुखालिफ बयानिया क्योंकि हम पर तनकीद हो रही है, लेकिन जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं तब हमें ये बिल्कुल याद नहीं आता। मतलब जब 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी कर दिया जाए, हम याद नहीं आता। हम जब अपने हल्फ की, उसी आइन के तहत जो हमने हल्फ लिया, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमतें गिराते हैं, बनाते हैं, उनमें मनूवरिंग करते हैं, सिंध हाउस में ख़रीदो फरोख्त करते हैं, सियासी लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, उनसे पार्टीज़ छुड़वाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म करते हैं, तब आईने पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं होता। जब हम मार्शल लगाते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्ज़े में लेते हैं, जब हम 26वीं आइनी तरमीम या उससे पहले की तरामीम करवाते हैं, तो आइन हमारे सामने नहीं होता। हम जो इंतखाबी चोरी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, उस सब को बिल्कुल आइन के ऐन मुताबिक समझते हैं। तो जो जनरल साहब हैं उन्होंने जो बात की है कि आइन के आर्टिकल 13 के तहत हम इंटरनेट स्लो कर सकते हैं और आवाज़ आपकी बंद कर सकते हैं, वहाँ हमें आइन याद है। बाकी डी चौक के अंदर या दूसरी जगहों पर हम आइन की तरफ नहीं देखते। मुकाबला मेरा ख्याल है फिर बंदूक से, जब बंदूक का होता है तो सेंस वहाँ शायद प्रवेल करती है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो खबर है जो बहुत ही सख्त सज़ाएं मिलिट्री कोर्ट्स ने दी हैं। जिस दिन ये कहा गया था, याद कीजिए, मिलिट्री कोर्ट्स का 13 दिसंबर को फैसला आया था और एक बयानिया दिया गया था कि ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा हुआ है, एक लिहाज से अच्छा हुआ है, उन लोगों की जान छुट जाएगी और अब वो सिविलियन कोर्ट्स में आएंगे। और मैंने आपको उसी दिन बताया था कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अब इन लोगों में से 90% लोगों को 10-10 साल की लंबी मुद्दत की सज़ा दी गई है। ये जो लंबी मुद्दत की सज़ा होती है, इसकी हाई कोर्ट्स के अंदर अपील भी आसानी से नहीं सुनी जाती। कम अज़ कम अदालतें कोशिश करती हैं कि आधी सज़ा आपने काट ली हो तो आपकी अपील सुनी जाए। ये कोई मेरा ख्याल लिखा हुआ तो शायद प्रिंसिपल हो या ना हो, मैं वकील नहीं हूँ इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन ये बिल्कुल एक सेट प्रिंसिपल है अदालतों के अंदर कि फौरी तौर पर आपकी अपीलें नहीं सुनी जाती। अब जिनको 10-10 साल कैद हुई है, उन्हें अगर और मारूजी हालात में कोई तब्दीली नहीं आती तो वो 6-6, 7-7 साल तो वो अदालतों के रहमो करम पर अब जेलों के अंदर रहेंगे। अब वो जो दोस्त कह रहे थे कि ये बेहतर हुआ है, इससे लोगों को आसानी मिल जाएगी, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे आसानी नहीं, उनके ख़ानदान और उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं। 10-10 साल की कैद सुनाई गई है, और अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि उन्होंने कहीं पर कोई पथराव कर दिया या नारेबाजी कर दी तो उनको सज़ा दे दी गई है, लेकिन ज़िले शाह के जिस्म के ऊपर 26 टांके थे और पता नहीं कितनी ज़्यादा तशद्दुद था, लेकिन उनको शहीद करने वाले, उन पर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ FIR भी दुरुस्त नहीं कटी थी। लेकिन एक बिल्डिंग जो कि हाउस था, जनाह हाउस भी नहीं था, उसको पहले झूठे तरीके से जनाह हाउस बनाया गया, फिर मई में होने वाले वाक़े पे फोर्जरी करके अगस्त में उसे कोर कमांडर का घर बनाया गया। उसके ऊपर पाकिस्तान के नौजवानों को किस तरह की सज़ाएं दी गई हैं वो आपके सामने है। सज़ाएं देते हुए जज साहब जो थे वो मेजर होंगे या कर्नल होंगे। अब मेजर साहब या कर्नल साहब ने इनमें से किसी सवाल को नहीं पूछा होगा। अगर ये सिविलियन कोर्ट्स में होते तो ये सवालात पूछे जाते। सिविलियन कोर्ट्स में वो वीडियो दिखाई जाती जज को, वहाँ पर वकील शोर मचाते, मीडिया सवालात करता कि वो ट्रकों में से सिविलियन कपड़ों में उस दिन जो फौजी जवान उतर रहे थे और बाद में मुंह पर कपड़े लपेट के तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो किसने भेजे थे।
सवाल पूछा जाता कि लिबर्टी मार्केट से लेके जो कोर कमांडर का घर था उस तक लोगों को ज़बरदस्ती मीन खींच के कैसे लेके जाया गया। कोई पिकेट नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। कैंट के अंदर, हार्ट ऑफ द कैंट में आपको एक भी फौजी जवान जो है वो सिक्योरिटी करते हुए क्यों नज़र नहीं आ रहा था? सब कहाँ चले गए थे? कैसे यकायक इन लोगों को वहाँ ले जाकर, और पहले से ही कोर कमांडर हाउस जो है वो कैसे जल रहा था, कैसे उसकी तबाही थी। गेट खोल दिए गए और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे जिनका ना तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है ना आज तक सामने आए, वो लोगों को हलाशेरी देकर अंदर जाने को क्यों कह रहे थे। फिर अगला सवाल भी वहाँ मेजर साहब से, जज मेजर से किसी ने नहीं पूछा होगा कि मुराद राज साहब को आईजी पंजाब कहते थे कि ये सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं, सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स इन्होंने की हुई हैं 9 मई के ऊपर, और कोर कमांडर हमले पर ये सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। अंदलीब अब्बास भी वहाँ मौजूद थी, उन पर भी जिम्मेदारी डाली जा रही थी। तो फिर उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो 9 मई में से रियासती इदारों पर हमले में से बिल्कुल बरीओ ज़ुम्मा साफ शफाफ बाहर निकल आए, और बाकी वो लोग जिन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें आपने 10-10 साल की सज़ाएं जो हैं वो उनके माथों के ऊपर लिख दी हैं। अब अफसोस ये है कि अगर इनको 10 साल दिए और 60 लोग और रखे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें और भी मज़ीद सख्त सज़ाएं देने का प्रोग्राम है। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने आज बहुत ही तफसीली बात की है। उन्होंने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट से बेहतर था मार्शाला का ऐलान कर लेते आप। 9 मई के ज़िम्मेदारों की सीसीटीवी फुटेज चलाई गई, कोई इंक्वायरी नहीं करवाई गई, और 2 दर्जन के करीब कारकुनान को, 25 से 26 कारकुनान को 9 मई वाले दिन शहीद किया गया था, जिनका कोई नामो निशान नहीं, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि किसने उन 25 से 26 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, पाकिस्तान के सिटीजन थे, उनको कत्ल किया। एक फ़ौजी या पुलिस के जवान की जान नहीं गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के 25 से 26 लोगों को शहीद किया गया। और उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड था, किया गया है। बहुत अफसोस है आज ना कोई कानून है मुल्क के अंदर, ना कोई इंसाफ है, लेकिन इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। 22 दिसंबर से तरसीलात ज़र का बाइकआउट करने को इमरान खान ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात किसी सूरत ना ये करना चाहते हैं, ना ये किसी तरफ जा रहे हैं। मैंने हफ्ते तक की डेट दी थी, 22 तारीख से तरसीलात ज़र का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो फौरी तौर पर बाइकआउट करना शुरू करें। और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी जो सिविल नाफरमानी लोगों के कंट्रोल में है उसको वो ज़रूर करना शुरू करें और अपने आप को डिसएंगेज करें। ये वाहिद तरीका है अब रह गया इन लोगों के से जान छुड़वाने का, जिस तरह से ये मुसल्लत हुए खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अल कादर का फ़ैसला मुझे मालूम है, बाहर लिखे हुए फ़ैसले जो हैं वो अदालतें आकर सुना देती हैं, आला अदालतों में बाद में वो ख़त्म होते हैं। हुकूमती गैर संजीदगी का मुल्क को नुकसान होता है, घरों में मातम की सफ़ें बिछी हुई हैं, और जो सारे का सारा ये सिनारियो खड़ा कर दिया गया है मुल्क के अंदर के जिसमें लॉलेसनेस है। इसका एक ही तरीका है कि अब हम इनके ख़िलाफ़ खड़े होकर सिविल नाफरमानी की ये जो मुहिम है इसको हम शुरू कर सकें। बहरहाल जो मैंने आपसे सवालात किए हैं कि जो जज मेजर हैं उनसे ना तो किसी ने ये सवालात अदालत में पूछे होंगे, ना उन्होंने कोई जवाब देने हैं। कुछ और सवालात भी हैं, अगर आप 1 मिनट के लिए सोचें तो ये अनमोल 4 पाकिस्तानी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले का नाम एहसानुल्लाह एहसान है, APS में बच्चों को शहीद करवाया, उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशंस, उसकी रिप्रेजेंटेशन की, उसके बाद उन्हें भगा दिया गया। ब्रिगेडियर महमूद शाह कहते हैं कि हमने उन्हें खुद भगाया, वो खुद से नहीं भागे। ये इनके ख़िलाफ़ कोई सज़ा नहीं दी गई। इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जवानों को, एहलकारों को, अफसरान को, उनके बच्चों को शहीद किया। राव अनवार कराची का मारूफ पुलिस ऑफिसर, जो बल्कि गैर मारूफ या बदनाम ज़माना पुलिस ऑफिसर, जाली पुलिस मुकाबलों में मशहूर नकीब अला महसूद को कत्ल किया। एक पूरी की पूरी वहाँ पर नई लिसानी फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दी। उसके बाद मासूम अफराद को दहशतगर्द कह के भत्ते के नाम पर कत्ल करते रहे, ये ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा, भत्ताखोरी। उसके बाद अजीज़ बलोच, नाम ही काफ़ी है, लियारी गैंग वॉर का सरगना, कराची के अवाम के लिए खौफ की अलामत, कत्ल, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, मनशियात की स्मगलिंग। फिर हमाद सदीकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के अहम रहनुमा, कई जराइम में मुलव्वस पाए गए। बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो सानहा 2012 में हुआ था
मालिक से भत्ता मांगा, उसने नहीं दिया, उसकी फैक्ट्री को चारों तरफ से सील करके, जी हाँ, सारे दरवाजे खिड़कियां सील करके, जब अंदर मजदूर काम कर रहे थे, वर्कर्स काम कर रहे थे, भत्ते से इनकार मालिक ने किया था। पूरी फैक्ट्री को सील करके बाहर से पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी गई। 260 अफराद जलकर, जी हाँ, जलकर खाकस्तर हो गए। 260 अफराद के कत्ल का भी किसी किस्म का कोई मुकदमा या इंसाफ बाद में नहीं हुआ। ये जो हमाद सदीकी, रौ अनवार, अज़ैर बलोच और एहसानुल्लाह एहसान और ऐसी बहुत सारी और नाम आपके सामने रख सकता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं आपको हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। इनका एहतसाब नहीं हुआ। आज पढ़े लिखे मासूम पाकिस्तानियों को जो है वो 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाकर उनकी ज़िंदगियां तबाह की गई हैं, और 60 अभी और हैं जिनको कहा गया कि आप अभी इंतज़ार करें, आपको और सज़ाएं जो हैं वो देंगे। अगली खबर आपके सामने रखेंगे जी। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके बारे में आज इमरान खान ने पैगाम दिया है। उनसे एक तो लातल्लकी की है। चंद दिन से फवाद चौधरी ख़बरों में थे और एक बड़ा अपना एक आप ये कह लें कि अटैकिंग और बोल्ड स्टांस ले रहे थे। और अटैकिंग और बोल्ड स्टांस था कि एक तो इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है, जो मीडिया है, वो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट होना चाहिए, बाहर से ऑपरेट नहीं होना चाहिए। वो ये कह रहे थे कि ये जो बाहर लोग हैं ये इंतहा पसंद है, और ज़ाहिर है उसमें वो कुछ लोगों के नाम ले रहे थे, कुछ के नाम नहीं ले रहे थे, और कह रहे थे कि ये जो सिविल मिलिट्री इस टाइम पूरा फड्डा है, ये सोशल मीडिया के लोगों की वजह से। बाहर से बैठ के बड़े तत्ते ट्वीट करते हैं, बहुत अटैकिंग ट्वीट करते हैं, और इमरान खान का ट्विटर हैंडल भी बहुत कई दफ़ा सख्त बातें कर देता है, इसलिए यहाँ पर मामलात ठीक नहीं हो रहे। ये उनका एनालिसिस था, ये उनकी दवाई थी, और उनके ख्याल में दवाई यही थी कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल भी पाकिस्तान लाया जा सके। लगता है कि इमरान खान ने उनकी इन बात से एग्री नहीं किया, क्योंकि आज शोएब शाहीन साहब ने जेल के बाहर आकर जो गुफ्तगू की और बाद में जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई गौहर खान साहब की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि फवाद चौधरी साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल लातल्लकी करती है, उनको पार्टी से डिसोन करती है। उनका जो बयानिया है वो उनका अपना ज़ाती बयानिया है, पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है, और वो पार्टी का नाम इस्तेमाल ना करें। ये एक डेवलपमेंट है फवाद चौधरी साहब की। पिछले 1-2 दिनों में, 1-2 हफ्तों के अंदर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई थी जेल के अंदर, जब वो अपना मुकदमा भुगतने गए थे, और उस पर आकर उन्होंने टेलीविज़न में तबादला ख्याल भी किया था। आज सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि वो मुलाकातें बहुत ही मुख्तसर नौइयत की थीं, और फवाद साहब को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बने। तो एक तो ये डेवलपमेंट थी आज की कि फवाद चौधरी के बारे में इमरान खान का पैगाम दिया गया है कि उनसे तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके अलावा और भी 1-2 ख़बरें हैं जो आपके सामने हमने रखनी है, लेकिन उनकी कुछ डिटेल इस तरह की है कि वो सुबह आपके सामने रखेंगे। अभी वक्त ख़त्म हो गया। सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ आपके सामने जाते जाते कि समीना पाशा साहबा ने बहुत ही खूबसूरत एक बात कही है कि एहसानुल्लाह एहसान हो, वही जो बात हमने की उज़ैर बलोच और वो तमाम, उनको तो हम भगवा देते हैं, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उन्हें हम मुअज़्ज़ज़ बना देते हैं, बल्कि मेंबर पार्लियामेंट बना देते हैं, बल्कि कईयों को तो हम वज़ीर बनाने तक चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो फिर हम उसकी तबाही कर देते हैं, आज जो की गई है। अफसोसनाक दिन है, ये काला दिन है पाकिस्तान के लिए। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहूँगा, और इसके लिए आपको सिविल नाफरमानी के लिए जाना पड़ेगा, वरना फिर आपके मुकद्दर में यही जो जुल्म है, सितम है और ग़ुलामी है, ये रहेगी। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।